फ्रेंड्स, आज हम वैदिक एज के बारे में जानेंगे और मेनली आज हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि वैदिक काल में हमारी मैथमेटिक्स कितनी एडवांस थी। ऐसा माना जाता है कि करीब 2500 BC के अराउंड कुछ ट्राइब्स, कई सारे ग्रुप ऑफ पीपल एशिया माइनर से वेस्ट एशिया और यूरोप की तरफ माइग्रेट करने लगे। ये लोग प्रोटो इंडो ईरानियन भाषा बोलते थे और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 BC से 1500 BC के बीच में ये ट्राइब के कई सारे लोग, कई सारे ग्रुप्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी आ गए और ये लोग यहीं पर सेटल हो गए। वैसे ये ट्राइब एक तरीके की माइग्रेटरी ट्राइब थी जो घोड़ों पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाती थी और मेनली इनका प्रोफेशन एनिमल हस्बेंड्री था। ये लोग जानवरों पर डिपेंडेंट थे। इन लोगों ने कोई भी सिविलाइजेशन नहीं बनाई जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में थे और ये जो लोग थे उनको आज आर्यंस के नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में ये लोग साइंस और टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकवर्ड थे, काफ़ी कमज़ोर थे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेटल होने के बाद इन्होंने जन्म दिया भारत के साइंटिफिक और कल्चर को। ऐसा माना जाता है कि अगर आर्यंस नहीं होते तो आज भारत का कुछ और ही इतिहास होता, क्योंकि इनके आने से ही वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी। अब इस पर आज भी डिबेट चलता हुआ आ रहा है कि वैदिक आर्यंस इंडिया में ही ओरिजिनेट हुए थे, उन लोगों ने माइग्रेशन नहीं किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो माइग्रेट करके इंडिया में आए थे जो कि इंडो ईरानियन भाषा बोलते हैं, लेकिन हाँ, इनका होना हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास पर एक गहरा असर डालता है। लेकिन ये जो 1000 साल का एरा था, आर्यंस के माइग्रेशन से लेकर बुद्धिस्ट एरा के स्टार्टिंग तक लगभग 1500 BC से 600 BC तक, इस एरा को हम बोलते हैं वैदिक एज या फिर वैदिक काल। वैदिक एरा के हमारे पास कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं है, जैसा कि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे। वैदिक एरा का कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, ना ही कोई घर, ना ही कोई टूल्स, ना ही कोई हथियार, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे पास वैदिक एरा का लिटरेचर मौजूद है। वेदास, वेदांत, पुराण, संहिता, उस टाइम के ये सब क्रिएशंस मौजूद है। और क्योंकि हमारे पास कोई भी मटेरियल एविडेंस नहीं है तो वैदिक एरा के साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए हम लिटरेचर पर ही डिपेंडेंट हैं। जो चीज़ें हमको वेदों में मिली हैं उन्हीं के बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि उस समय हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस रहे होंगे, किस तरीके की साइंटिफिक डेवलपमेंट रही होगी, किस तरीके का कल्चर रहा होगा। तो चलिए अब हम एक एक करके इनकी अचीवमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम वैदिक एज की मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। वैदिक काल का शुरुआती समय, उस समय कोई भी लिखे जाने वाली भाषा मौजूद ही नहीं थी। लिटरेचर और वेदों का ज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ऐसे ही ओरली बता दिया जाता था, श्रुति और स्मृति के द्वारा। श्रुति मतलब सुनना और समृद्धि मतलब याद करना, स्मृति मतलब याद करना। तो अर्ली पीरियड में जो वेदों का ज्ञान था, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को श्रुति और स्मृति के द्वारा बता दिया जाता था। मतलब जैसे आज जो नॉलेज हम लोगों ने अपने पेरेंट्स से गेन की है उसको हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को बता देते थे और हमारी जनरेशन उनके आने वाले जनरेशन को देगी। तो ऐसे ही अर्ली वैदिक पीरियड में चलता था। कोई भी रिटन लैंग्वेज मौजूद ही नहीं थी। लेकिन लेट वैदिक पीरियड में करीब 1000 BC के बाद का समय रिटन स्क्रिप्ट डेवलप्ड होने लगी और उसमें लिखा जाने लगा और लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स भी थे, उनको हम वेदास कहते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के डॉक्यूमेंट में हमको ये मालूम पड़ा है कि उस समय तक लोगों ने नंबर सिस्टम को डेवलप कर लिया था। इसमें 9 बेसिक सिंबल्स मौजूद थे 1 से लेकर 9 तक, लेकिन 0 की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो नंबर 10 को लिखने के लिए उनको एक नए सिंबल की ज़रूरत थी। अब 10 को नए सिंबल देने के बाद उनको 20 को भी एक नया सिंबल देना होगा और ऐसे ही 30 को देना होगा, 40 को देना होगा, 100 को देना होगा, 1000 को देना होगा, लाख को देना होगा। तो सबके लिए एक नया सिंबल। इस तरीके का सेम सिस्टम हमको अशोक काल के ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलता है। वो भी इसी सेम मेथड को यूज़ करते थे। इनफैक्ट वैदिक लिटरेचर में हमको हाई पावर ऑफ 10 का भी एविडेंस मिलता है और हिस्टोरियंस इस बात को लेकर काफ़ी हैरान भी है कि वो कैसे हाई नंबर्स के बारे में सोच सकते थे, इमेजिन कर सकते थे। इस बात के बावजूद कि उन नंबर्स को लिखने के लिए उनके पास ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम मौजूद ही नहीं था। जैसे कृष्ण यजुर्वेदा में 10 की पावर ट्रिलियन तक का जिक्र किया गया है। तैत्र संहिता में अर्थमेटिक और ज्योमेट्री प्रोग्रेशन का जिक्र है। वो लोग सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे और यहाँ तक कि डिवाइड भी कर सकते थे। ऐसे ही ज्योमेट्री के बेसिक प्रिंसिपल का भी जिक्र है। तो इस बात से यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैदिक एज में हमारी मैथमेटिक्स कितनी ज़्यादा एडवांस रही होगी। कंप्लीट नंबर सिस्टम को इन्वेंट किए बिना
उन लोगों ने 10 की पावर ट्रिलियन तक को इमेजिन कर लिया था। आज हमको कभी कभी सुनने को मिलता है कि वैदिक एज में 0 का इन्वेंशन तो नहीं हुआ था, तो फिर रावण के 10 सिर को कैसे काउंट किया गया? तो जवाब सिंपल सा है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिन नंबर्स को वो लोग नहीं जानते थे उनको वो एक नया सिंबल दे देते थे। तो इस तरह 0 के इन्वेंशन के बिना ही वो लोग हायर पावर ऑफ 10 को भी इमेजिन कर लेते थे। लेकिन वैदिक एज में सबसे प्रीसियस डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा काम ज्योमेट्री में हुआ और इसका एविडेंस हमको मिलता है सुलभ सूत्राज में। सुलभ सूत्रा उन सारे रचनाओं का कलेक्शन है जिनको 1800 BC से 200 BC के काल में लिखा गया था और इसी वजह से इनको कहा जाता है कि ये लेट वैदिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर टोटल 7 सुलभ सूत्राज हैं। सबसे पहला बौद्धियाना सुलभ सूत्रा, उसके बाद स्तंभ सुलभ सूत्रा, फिर कात्यायन सुलभ सूत्रा, मानव सुलभ सूत्रा, मैत्रेयाना सुलभ सूत्रा, वाराह सुलभ सूत्रा और अंत में वातुला सुलभ सूत्रा। ये सब बेसिकली मेजरमेंट के लॉज हैं जो कि एक रोप की वजह से धागे की मदद से परफॉर्म किए जाते थे। सिर्फ एक धागे से आप मैथमेटिक्स में कई सारी चीज़ों को जान सकते हो, ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हो। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी जानेंगे कि सुलभ सूत्राज में कितनी ज़्यादा पावर है। बेसिकली इनका यूज़ सेक्रीफाइस के लिए किया जाता था, यज्ञ और पूजा करने के लिए ज्योमेट्री का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब आप पूछोगे कि मैथमेटिक्स और उसमें क्या लिंक है, तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको यज्ञ करना है तो आप कैसे प्रोसीड करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओरिएंटेशन को डिसाइड करना होगा कि यज्ञ को किस दिशा में परफॉर्म किया जाए। और वैदिक ऋषियों के हिसाब से यदि यज्ञ के चारों कोनों को नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट दिशाओं में अलाइन होना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सफल मानी जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि दिशाओं का पता लगाया जाए, वो भी अलग अलग प्लेसेस पर, क्योंकि एक जगह पर तो हवन नहीं होता था, अलग अलग जगहों पर उनको हवन करना होता था। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बिना मैग्नेटिक कंपास के दिशाओं का पता लगना एक काफ़ी मुश्किल काम है और उस समय हमारे पास मैग्नेटिक कंपास भी नहीं था। इन सब के बावजूद आप ये कह सकते हैं कि सन की डायरेक्शन को देखकर दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। हाँ, ये बात तो सही है कि सन ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूबता है, लेकिन सनराइज और सनसेट की डायरेक्शन एग्जैक्टली ईस्ट और वेस्ट नहीं होती और वो ईयर के टाइम पर भी डिपेंड करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है सुलभ सूत्रा में। सुलभ सूत्रा में ये बताया गया है कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को आप एक टेक्निक से पता लगा सकते हो। उस टेक्निक का नाम है प्रासी। इस टेक्निक से आप ईस्ट और वेस्ट का पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक पोल लेना होगा, पोल पर धागे को बांध दीजिए और फिर उस पोल को सेंटर मानकर उस धागे के द्वारा एक सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और सनराइज और सनसेट के समय सन की शैडो को ऑब्जर्व कीजिए। तो सनराइज के समय जब सन की शैडो इस सर्कल के जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, और सनसेट के समय जिस पॉइंट पर सन की शैडो उस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को भी मार्क कर लीजिए। और इन दोनों मार्क किए हुए पॉइंट को, इन दोनों इंटरसेप्ट पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद जो आपको लाइन मिलेगी वो होगी एग्जैक्ट ईस्ट और वेस्ट लाइन, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बिना कंपास की मदद से वो लोग केवल एक धागे के द्वारा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को पता कर लेते थे। और केवल यही नहीं, सुलभ सूत्रा के द्वारा वे लोग एक धागे की मदद से एक स्क्वायर और रेक्टेंगल को भी बना लेते थे। वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले ए और बी पॉइंट को मार्क कर लीजिए। कुछ डिस्टेंस पर अब एक धागा लीजिए जिसकी लंबाई पॉइंट ए और पॉइंट बी की लंबाई से ज़्यादा होनी चाहिए, और धागे के एक एंड को पॉइंट ए पर रख दीजिए और दूसरे एंड को पॉइंट बी पर रख दीजिए। अब धागे के मिड पॉइंट यानी कि बीच वाले हिस्से को पकड़ लीजिए और उसको स्ट्रेच कीजिए, खींचिए। स्ट्रेच करने के बाद आपको एक पॉइंट सी मिलेगा, उसको मार्क कर लीजिए। एक बार अपने राइट साइड पर स्ट्रेच कीजिए तो आपको पॉइंट सी मिलेगा, और दूसरी बार लेफ्ट साइड पर स्ट्रेच कीजिए तो आपको पॉइंट डी मिलेगा। और फिर इन चारों ए बी सी डी पॉइंट को आपस में मिला दीजिए तो आपको एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिल जाएगा, वो भी एक धागे की मदद से, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ऐसा ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स और कुछ और भी सवाल होते थे। इसके लिए ज्योमेट्री काफ़ी काम में आती थी, जैसा कि हवन कुंड बनाने में, उनके प्लेटफॉर्म्स को बनाने में। जैसे यज्ञ के अलग अलग शेप्स होते हैं, कोई स्क्वायर, कोई सर्कल, कोई ट्रायंगल, कोई आइसो स्केल्स ट्रायंगल और कोई रोम्बस। लेकिन इन सब हवन कुंडों में एक चीज़ कॉमन होती थी और वो होता था इन सब का एरिया। मतलब हर एक भगवान के लिए हवन कुंड का शेप तो अलग अलग हो सकता था, लेकिन सभी हवन कुंड का एरिया
सेम ही होता था। इनफैक्ट वो लोग केवल एक धागे की मदद से ही स्क्वायर के अंदर सर्कल को ड्रॉ कर देते थे और सर्कल के अंदर स्क्वायर बना देते थे, जिसको आज हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे एक धागे की मदद से स्क्वायर और सर्कल को बनाया गया है। बौद्धायन सलपसूत्रा में इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन का भी मेथड है, कैसे स्क्वायर और सर्कल के एरिया को सेम रखा जाए। कैसे अगर आप किसी सर्कल को स्क्वायर करना हो तो पहले सर्कल के डायमीटर को 8 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, फिर एक हिस्से को 29 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, उसमें से 28 पार्ट को छोड़ दीजिए, फिर 6 पार्ट को, फिर 8 पार्ट को, इसी तरह से सॉल्व कीजिए। और इन सब को सॉल्व करने के बाद आपको रिलेशन क्या मिलता है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और इस रिलेशन के क्या रिजल्ट आता है, a = 0.87868 डी, जहाँ पर a है स्क्वायर की साइड और d है सर्कल का डायमीटर। अब स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। मतलब अगर आपको स्क्वायर और सर्कल के एरिया को सेम करना हो तो आप स्क्वायर के साइड और सर्कल के डायमीटर को इस रिलेशन के हिसाब से चूज कर लीजिए, तो आपको दोनों का एरिया बराबर मिल जाएगा। ये हमको सलपसूत्रा में बताया गया है। और अगर हम आज के मॉडर्न कैलकुलेशन की बात करें तो ये रिलेशन की वैल्यू क्या होती है, 0.886228 × d। देखिए ये दोनों वैल्यू कितने क्लोज हैं, कितना एक्यूरेट हमको सलपसूत्रा में बताया गया है। ऐसे ही स्क्वायर रूट निकालने में भी प्रॉब्लम हुई थी, तो बौद्धायन सलपसूत्रा के एक श्लोक में हमको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जिक्र मिलता है, जिसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी एक्सप्रेशन ये आती है। जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको √2 की वैल्यू मिलती है 577/408, जो कि बराबर होती है 1.41412568। जबकि आज के √2 की करेक्ट वैल्यू क्या है, 1.414213। देखिए यहाँ पर 5 डेसिमल्स तक एक्यूरेट वैल्यू। इसके अलावा सलपसूत्रा में पाइथागोरस थ्योरम का भी जिक्र है। बौद्धायन सलपसूत्रा में इसका जिक्र किया गया है। जब एक रोप को किसी ट्रायंगल के एक्रॉस स्ट्रेच किया जाता है तो जो हॉरिजॉन्टल साइड और वर्टिकल साइड के एरिया है, जब उनको आपस में जोड़ते हैं तो डायगोनल का एरिया मिल जाता है। मतलब इनडायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र है, कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो नहीं है, खाली इसका जिक्र है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि लेंथ का एरिया और ब्रेथ का एरिया मतलब क्या है, तो लेंथ को आप x मान लीजिए तो उसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर। ब्रेथ को आप y मान लीजिए तो उसका एरिया क्या होगा, y स्क्वायर। तो जब आप x स्क्वायर और y स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपको z स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट का भी जिक्र है, जैसे कि 3 4 5 5 12 13 8 15 17। लेकिन हाँ, कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। और फिर इस बात पर सवाल उठता है कि पाइथागोरस थ्योरम को किसने डिस्कवर किया। तो प्रोफेसर मंजुल भार्गवा, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक फेमस मैथमेटिशियन है, उनका ये कहना है कि इस संबंध का जवाब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हो। जैसे कि इजिप्शियंस ने पिरामिड को बनाया, तो जिन्होंने भी पिरामिड्स को बनाया तो ज़रूर उनको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा आइडिया तो ज़रूर रहा होगा। ऐसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट का सबसे पहला मेंशन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में किया गया है, लगभग 1800 BC के समय में। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम के पहली स्टेटमेंट हमको हमारे सलपसूत्रा में देखने को मिलती है। 500 BC में चाइना ने हमको पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दिया और यूक्लिड ने इस चीज़ को अपने ट्रिनिटी में मेंशन किया और फिर बाद में इसे पाइथागोरस थ्योरम की डिस्कवरी हुई। तो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हो। लेकिन ज़रूर इतने सारे एग्जाम्पल में एक चीज़ तो कॉमन ही थी कि अलग अलग सिविलाइजेशन को पाइथागोरस थ्योरम की नॉलेज पहले से ही थी। तो इस तरह वैदिक पीरियड में हमारी मैथमेटिक्स इतनी ज़्यादा एडवांस थी, मेनली हमारी ज्योमेट्री पार्ट सबसे ज़्यादा एडवांस था। वैदिक पीरियड में हम लोग केवल एक धागे की मदद से ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी कुछ बता देते थे और यही है वैदिक मैथमेटिक्स की असली पावर। जिस वैदिक मैथमेटिक्स को आज हम देखते हैं और सुनते हैं, लाइक मन में ही सवालों को सॉल्व कर लेना, हमारी वैदिक मैथमेटिक्स इन सब से काफ़ी अलग है और उसका लिंक हमारी ओरिजिनल वैदिक मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी नहीं है। खैर, इसकी बात हम आगे आने वाले किसी वीडियो में करेंगे। अब अगले एपिसोड में हम वैदिक एरा के और भी एडवांसमेंट को जानेंगे, मेडिकल साइंस को जानेंगे, एस्ट्रोनॉमी को जानेंगे। तो आज हमने वैदिक मैथमेटिक्स को जाना, उसकी ज्योमेट्री वाले पार्ट को जाना, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को जाना। तो जैसे आपको पता लगाने के लिए, हवन कुंड बनाने के लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपने ये वीडियो ज़रूर पसंद की होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए
ताकि आगे आने वाली वीडियोस कोई भी वीडियो और अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू।